जब आप कभी घर से दूर लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो साथ सूटकेस में परिवार की कुछ तस्वीरें तो जरूर रख लेते होंगे। लेकिन क्या होता अगर आप देख नहीं सकते, नेत्रहीन होते तो आप उनकी क्या यादें साथ रखते। आइए मैं मिलवाती हूँ आपको ऐसे ही एक शख्स मोहम्मद से। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 1999 की ईरानियन मूवी द कलर ऑफ पैराडाइज, डायरेक्टर माजिद माजिदी, IMDb रेटिंग 8.1। मोहम्मद एक दिव्यांग है और अपने ही जैसे बच्चों के साथ हॉस्टल में रहता है। घर के लोगों को याद करने के लिए वो बच्चे अपने पास एक कैसेट रखते हैं। किसी के कैसेट में उनके माँ बाबा की बातें हैं तो किसी में कुछ और। मोहम्मद की कैसेट में है उसकी दादी का गाया उनके ज़माने का एक गीत। जब भी घर की याद आती वो उसी को सुनकर खुश हो जाता। आज स्कूल का आखिरी दिन है, उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। शाम को कुछ ज्यादा ही हलचल है। सभी अपना अपना सामान बांध रहे हैं। कल सबके घर वाले आकर उन्हें ले जाने वाले हैं। इस बात से उनमें बहुत उत्साह है। उनके टीचर मिस्टर रहमानी सबको मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मगर मोहम्मद ने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो अभी बहुत मशरूफ है। उसके बिस्तर पर कितनी सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वो उन्हें सहेज कर एक एक कर वापस अपने बक्से में रख रहा है। आज सारे बच्चे गाना बजाने के मूड में हैं। काफी अच्छा माहौल बन गया है पूरे कमरे का। अगले दिन सारे बच्चे एक पंक्ति में रेलगाड़ी बनाकर हॉस्टल से निकल रहे हैं और गेट पर उनके माँ बाप की बेसब्री में भीड़ खड़ी है। वो रेलगाड़ी भीड़ के बीच में से गुजरती और एक एक कर माँ बाप अपने बच्चे को खींच लेते और रेलगाड़ी का एक डब्बा कम हो जाता। कोई अपने बच्चे का प्यार से माथा चूमता, कोई गले से लगाता और कोई गोद में उठा लेता। ये बच्चे भी तो कितना तड़पे हैं उनके एहसास को, उनकी खुशबू को। कितना मन मजबूत करके उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को हॉस्टल भेजा होगा। लेकिन ऐसा करना जरूरी भी था, खास इन बच्चों के लिए। नहीं तो वो अपने पैरों पे कैसे खड़े होते, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कैसे होता। पूरी उम्र तो माँ बाप उनका ख्याल रखने के लिए जिंदा नहीं रह सकते ना। अब आखिर में बचे 4 बच्चों में से अली, माजिद और मोहसिन के घर वाले भी आ गए। मगर मोहम्मद का इंतजार लगता है थोड़ा लंबा रहने वाला है। एक एक कर सभी साथियों के चले जाने से वो थोड़ा मायूस तो हो गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर रहमानी पास जाकर बैठे। मोहम्मद बोला, आप मेरे बाबा को भूल तो नहीं गए ना? मिस्टर रहमानी ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, वो आ जाएंगे। और बैटरी से चलने वाले प्लास्टिक के फोन से झूठ मूठ में फोन लगाकर कहा, अरे हुसैन साहब, आप कहाँ रह गए? आपका बेटा कब से इंतजार कर रहा है। ओह, क्या कहा? बस खराब हो गई थी रास्ते में। अच्छा, आ रहे हैं, ठीक है, जल्दी आए। पास बैठा मोहम्मद मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कोई झूठ अगर किसी को खुशी दे तो वो सच से बढ़कर होती है। तब तक के लिए मोहम्मद को कमरे में बिठाकर उसकी दादी का कैसेट बजा दिया गया। पूरी दोपहर बीत गई, इंतजार खत्म नहीं हुआ। शाम को दिन के आखिरी धूप में वो उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी उसे चिड़िया के बच्चे की चिल्लाने की आवाज कहीं पास से आने लगी। काफी देर तक भी जब वो नहीं रुकी, मोहम्मद लड़खड़ाते कदम से उस ओर बढ़ा। ये तो ऊपर से नहीं, कहीं जमीन से आ रही है। वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। उधर बिल्ली के म्याऊ म्याऊ की आवाज भी आ रही है। मोहम्मद ने कुछ उठाकर उस ओर फेंका तो बिल्ली डरकर भाग गई। फिर काफी देर जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों में ढूंढने के बाद उसके हाथ आखिरकार किसी हिलती चीज पर पड़ा। वो एक चिड़िया का बच्चा है जिसकी आंख भी अब तक नहीं खुली। हल्के हाथों से उठाकर उसे हथेली पर रखा। वो भूखा लगता है, पता नहीं कब से नीचे पड़ा होगा। पास के पेड़ से भी चिड़िया की आवाज आ रही है। हो ना हो ये इसी पेड़ से गिरा होगा, सोचकर उसने चिड़िया के बच्चे को कमीज के सामने वाले जेब में भर लिया। बड़ी मशक्कत के बाद मोहम्मद उस डाल तक पहुंचा और टटोलते हुए घोंसले तक गया। फिर बच्चे को जेब से निकालकर उसमें रख दिया। उस घोंसले में एक और बच्चा है जो इस बच्चे से कई गुना ज्यादा बड़ा है। प्रकृति का नियम ही है, जो योग्य है वही अंत तक जीवित रहता है और बहुत हद तक इंसानों में भी ऐसा होता है। मोहम्मद अब पानी के नल से खेल रहा है और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वो उसे 2 मन से देख रहा है। उसकी आंखों में एक नाउमीदी है, एक फिजूल का एहसास झलक रहा है। वही मोहम्मद का पिता है। बिना अपने बेटे से मिले
वो सीधा हेडमास्टर के दफ्तर गया। मिस्टर रहमानी उसे देख खुश हुआ। आखिरकार प्यारे मोहम्मद का इंतजार खत्म हुआ। पर ये क्या, हुसैन कह रहा है कि वो मोहम्मद को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, तो उसे यहीं रख ले। लेकिन छुट्टियाँ तो 3 महीने तक चलेगी, इतने दिनों तक वो यहाँ अकेले कैसे रहेगा? मिस्टर रहमानी बोले, एक तो पिछले साल जब तुम उसे यहाँ छोड़ कर गए थे, कितनी मुश्किल से वो यहाँ रहा है, इसी उम्मीद में कि छुट्टियों में उसे घर जाने को मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि यहीं रहने दो। जनाब, ये स्कूल है, यहाँ के कुछ नियम हैं। जब मोहम्मद ने पिता की आवाज़ सुनी, वो खिसकता हुआ उस तक पहुंचा और हवा में उंगलियां टटोलते हुए उसके हथेली थाम कर रो पड़ा। मुझे लगा आप नहीं आओगे बाबा। चुपचाप उसे लेकर हुसैन वहां से चला गया। बाजार पहुंचकर वो एक कालीन की दुकान गया। वहां कुछ हाथ की सिलाई वाले काम बेचकर पैसे लिए और एक दूसरे दुकान पे जाकर 2 कंगन लिए और बस में जा बैठा। एक रात का सफर तय कर जब सुबह उसकी आंख खुली, मोहम्मद खिड़की से बाहर हवा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे हाथ अंदर करने को कहा। फिर मोहम्मद ने पूछा, बाबा सुबह हो गई है क्या? हम घर कब तक पहुंचेंगे? वो वहां दूर क्या दिखाई दे रहा है? कितनी उत्सुकता है उसे इस सफर में। वही हुसैन चुपचाप बैठा है, जैसे उसे जरूरी नहीं लगता उसकी बातों का जवाब देना, जैसे वो अभी से ही मोहम्मद से उब चुका हो। बस से उतरकर पहले तो खींचता हुआ वो उसे मैदान के बीच से ले गया और फिर एक घोड़े की पीठ पर किसी बेजान सामान की तरह लाद दिया। रास्ते में रुकते चलते वो गांव तक पहुंचे। मोहम्मद के मन में गांव की खुशबू आज भी ताज़ा है। पूरे 1 साल बाद लौटा है वो। उसका उत्साह नजर आ रहा है। उसने दूर से ही अज्जी अज्जी अपनी दादी को पुकारना शुरू किया। मोहम्मद की 2 बहनें बहरीन और हानिया घोड़े के लिए चारा सर पर उठाए घर की तरफ जाते हुए उसे अचानक देखकर खुश हो गई। अब दोनों बहनें भी उसके साथ हो लिए। गांव में घुसने के 2 रास्ते हैं। हुसैन को लोगों से भरे रास्ते में जाने से शर्मिंदगी हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। इतनी दूर से अंधे बेटे को लाने गया था जो उसके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकता। इसीलिए उसने वो रास्ता बदलकर दूसरी गली पकड़ी। घर पर उनकी अज्जी नहीं है। घोड़े पर से उतरकर छोटी बहन बहरीन का चेहरा छूकर मोहम्मद ने कहा, तुम तो बड़ी हो गई हो। फिर तीनों भाई बहन अज्जी से मिलने खेत की ओर हाथ पकड़कर भागे। वो वहां सुबह से काम कर रही है। जब दादी आई, मोहम्मद एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसे लग रहा है कि वो तो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, दादी उसे कैसे देखेंगी? मगर वो तो दादी को साफ दिख रहा है। कितना मासूम है ना वो। दादी ने प्यार से उसे आवाज दी और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। दादी की झुर्रियां पड़े हाथ और चेहरे को छुआ। वो रो रही है। दादी के आंसू पोंछ अब वो उन्हें शहर से लाई चीजें दिखाने को बेताब है। वो दादी को अपनी जेब से एक नारंगी रंग की बालों में सजाने वाली क्लिप निकालकर थमाता है। दादी अपने भोले मोहम्मद की दरियादिली देखकर बहुत खुश है। दादी बोली, मोहम्मद, मुझे लगता है ये तुम्हारी बहनों के बालों में ज्यादा फंसेगा। वो तुरंत बोला, नहीं अज्जी, ये तो आपके लिए है, मैं उनके लिए भी तो चीजें लाया हूँ। और फिर छोटी बहरीन को उसने कोको कोला का ढक्कन से बनी माला दी और हानिया को लकड़ी की कंघी। दादी ने क्लिप अपने कपड़े के सेफ्टी पिन में लगा ली। क्या कोई मोल लगा सकता है इन तोहफे का जो मोहम्मद इतनी दूर से उनके लिए लाया है? अब दादी उसे उस आम के पेड़ के पास ले गई जो उसने पिछले साल बोई थी। वो लगभग मोहम्मद जितना ही ऊंचा हो चुका है। मोहम्मद दादी की उगाई गेहूं की फसलें, भुट्टो के फसलों को उंगलियों से छूकर देख रहा है। इधर हुसैन अपनी दाढ़ी बना रहा है। काफी खुश है क्योंकि आज वो फरहानाज के घर अपना रिश्ता लेकर जाने वाला है। घर के बाहर हुसैन को देख वो शर्माकर अंदर भागी। अब घर वालों को शहर से लाई मिठाइयाँ, मखमल के तोहफे, ये सब देकर उसने शादी का प्रस्ताव रखा। फरहानाज के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी है क्योंकि उसकी एक बार शादी टूट चुकी है, समाज में 4 बातें बन चुकी है। वो जल्दी उसकी रुखसती चाहते हैं। हुसैन ने कहा, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी 2 बेटियां फरहानाज की खिदमत करेंगी और मेरी माँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी काम मेरा बाकी है। लेकिन उसने मोहम्मद का जिक्र उनसे नहीं किया। फरहानाज के घर वाले देरी नहीं चाहते तो जल्दी ही कोई निकाह की तारीख तय कर दी जाएगी। अब घर आकर उसने माँ से कहा, हमें मोहम्मद का कुछ करना होगा। मैंने सुना है 2 गांव छोड़कर एक बढ़ई रहता है। बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला। काफी उम्दा लकड़ी का काम करता है, वो भी अंधा है। सोच रहा हूँ मोहम्मद को उसके यहाँ छोड़ाऊंगा। कुछ काम सीख लेगा तो कल उसी के काम आएगा।
माँ बोली, तुम उसकी कल की चिंता कर रहे हो या अपना कल सुधारना चाहते हो? हुसैन नजरें झुकाकर दूसरी तरफ चला गया। अगले दिन दादी मोहम्मद को लेकर गांव की दरगाह गई। ऐसे वक्त पे इंसान को वही शांति मिलती है। वापस घर लौटते वक्त मोहम्मद दादी से कहता है, अजी आपके हाथ बहुत सफेद और सुंदर है ना? अजी ने कहा, नहीं तो, मैं तो धूप बरसात में खेतों में काम करती हूँ, मेरे हाथ तो काले और खुरदुरे हैं। फिर मोहम्मद बोला, नहीं, मुझे मालूम है, वो बहुत सुंदर, सफेद और मुलायम है। सच्ची तो है, जो हाथ हमें प्यार करे वो दुनिया में सबसे सुंदर होते हैं। तभी उसे दूर जंगलों से कट फोड़वे की आवाज आती सुनाई दी। उसने पूछा, अजी वो क्या कह रहे हैं? अजी बोली, वो घोंसला बनाता होगा अपना। पूरा दोपहर वो अपनी बहनों के साथ फूलों से भरी घाटियों में खेलते भागते गुजारी। मोहम्मद हर फूल पत्ती को वक्त लेकर महसूस करता है, जैसे वो उसकी छवि मन में बना रहा हो, जैसे वो उन कोरी तस्वीरों में रंग भर रहा हो। कैसी होती होगी मोहम्मद के ख्यालों की वो दुनिया? उसने कभी कोई रंग तो नहीं देखा, पर लगता है शायद बेहद रंगीन होगी, और उनमें वो रंग होंगे जो इस दुनिया के नहीं, वो जन्नत के रंग होंगे। घर आकर अजी उसे सिखा रही है, प्यारे मोहम्मद, तुम्हें हर चीज सीखनी होगी, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना होगा। वही हुसैन उसे चिड़चिड़ी नजरों से देख रहा है। वो उसे अब एक आंख नहीं भाता। बस जल्दी से इसको यहाँ से रफा दफा करना होगा ताकि वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वो उसी दिन उस लकड़ी वाले के पास गया और उससे मोहम्मद की बात तय कर आया, लेकिन इस बारे में उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि वो मोहम्मद से कितना प्यार करती है। वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। अब एक दिन बहरीन और हानिया स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं। पीछे से मोहम्मद भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। दादी ने उसे समझाया, अगर वो बच्चा कहाँ समझेगा कि उनका स्कूल अलग है, वहाँ बिना आंखों वाले बच्चे का कोई काम नहीं। मजबूरन अज्जी को उसकी जिद माननी पड़ी। स्कूल के आगे उसे थोड़ी देर के लिए अकेला खड़ा कर दादी टीचर को मामला समझाने गई। टीचर राजी हो गया। अब जब दादी मोहम्मद को लेकर उनके पास गई, वो नादान बोल पड़ा, मैं सब पढ़ना लिखना जानता हूँ, मैंने अपनी सारी किताबें पढ़ी है। टीचर ने कहा, लेकिन आज तो तुम हमारे मेहमान हो, और क्लास के अंदर ले आया। वहाँ छोटी बहन बहरीन भी बैठी है। वो उसे देखकर खिलखिला उठी। सारे बच्चे उसके साथ बैठना चाहते हैं। टीचर ने उसे सामने वाले बेंच पर बिठा दिया। एक बच्चे ने पाठ पढ़ना शुरू किया। वही पाठ मोहम्मद की किताब में भी है। वो तुरंत अपनी किताब खोल उंगलियों से पंक्तियां छूकर संग संग पढ़ने लगा, और जहाँ भी उस बच्चे से गलती हो रही, मोहम्मद तुरंत उसे बता देता। ये देख टीचर भी दंग है, क्योंकि मोहम्मद की किताब बाकी बच्चों की तरह स्याही से नहीं लिखे, ना ही उनमें तस्वीरें बनी है। वो तो कोरा है, बस कहीं कहीं से उभरे हैं। टीचर को भले ही शक हो कि वो सामान्य बच्चों से कैसे तालमेल बिठा पाएगा, मगर हमारे मोहम्मद में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं। कभी किसी की काबिलियत को आंकने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्या पता उसकी काबिलियत के सामने आपकी सोच छोटी पड़ जाए। छुट्टी होते ही सारे बच्चों ने उसे घेर लिया। वो सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं। दूर से आते जब हुसैन ने उसे देखा, उसका पाड़ा चढ़ गया। वो तुरंत घर आकर माँ पर गुस्सा करने लगा। असल में बात यह है कि वो अपने बेटे के अंधेपन पे शर्मिंदा है। वो नहीं चाहता कि 4 लोग जाने कि उसका बेटा अंधा है। कहीं फरहानाज के घर वालों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे, कहीं वो रिश्ता न तोड़ दे। इधर दादी को डर है कि कहीं उनका डर सच ना हो जाए, और हुआ भी वही। अगले दिन जब दादी अंडे बेचने बाजार गई, वापस आकर देखा तो मोहम्मद कहीं नहीं है। बहरीन बोली, बाबा उसे समंदर दिखाने ले गए हैं। दादी का दिल बैठ गया। क्या वो कभी अपने मोहम्मद को दोबारा देख पाएगी? हुसैन बस अपने बेटे को अपने हाथों से नहीं मार सकता, नहीं तो शायद वो भी कर चुका होता। वो मासूम मोहम्मद को समंदर किनारे खड़ा करके मिट्टी ढोने के काम में लग गया। सोचता होगा कि ये समंदर की लहरें उसे बहा ले जाए तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाए, मगर मोहम्मद गीले रेत को, लहरों को, आसमान में उड़ते पंछियों को महसूस करने लगा। फिर वहां से हुसैन जंगल में लकड़ियां काटने में लग गया और मोहम्मद को खुला छोड़ दिया। वो दिशाहीन होकर खाई की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक लकड़हारा फरिश्ता बनकर उसे खाई के मुंह से वापस ले आया, और यहाँ भी हुसैन चुपचाप खड़ा देखता रहा। पूरा दिन गुजर गया। अब हुसैन का मिजाज बिगड़ने लगा। कुछ भी कर लो,
मोहम्मद से उसका पीछा ही नहीं छूट रहा। फिर वो उसे बस अड्डे की तरफ ले गया। मोहम्मद को दूर से ही गाड़ी की आवाज़ें आ रही है। वो समझ गया कि ये रास्ता तो गांव को नहीं जाता। वो डर गया कि बाबा उसे कहाँ ले जा रहे हैं। उसे अपनी बहनों के पास, अपने अज्जी के पास जाना है। वो रोने लगा और हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर हुसैन उसे उठाकर बस की तरफ बढ़ने लगा। रोते रोते मोहम्मद बस की सीट पे ही सो गया। जब उतरा तो वो किसी नई जगह पर है। हुसैन उसे उसी नेत्रहीन बढ़ई के पास छोड़कर चला गया। उसका नाम अली है। उसने मोहम्मद से बात करने की कोशिश की, मगर हमेशा मन में कौतूहल लिए रहने वाला मोहम्मद आज खामोश है। उसे इतना बड़ा सदमा जो लगा है, उसके बाबा ने उसे त्याग दिया। उसका मन बहलाने के लिए अली उसे अपना घर दिखाने लगा, फिर बाहर ले आया। घर के बाईं तरफ एक तालाब है जहाँ कुछ बतख की तैरने की आवाजें आ रही है। अली उसे लकड़ियों के बारे में बताने लगा। तभी उसके हाथ में आंसू का एक कतरा गिरा। मोहम्मद के गालों को छूकर उसे पता चल गया कि वो रो रहा है। वजह पूछने पर बोला, मैं देख नहीं सकता, इसीलिए मेरे परिवार ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। यहाँ तक कि अज्जी भी मुझसे प्यार नहीं करती। मेरे टीचर रहमान सर कहा करते हैं कि जो देख नहीं सकते उन्हें अल्लाह सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने हमें आंखें क्यों नहीं दी? क्या हम उन्हें कभी नहीं देख सकते? उन्होंने कहा कि अल्लाह को कोई नहीं देख सकता, मगर एक अच्छी बात यह है कि उन्हें अपनी उंगलियों से छू सकते हैं। उस दिन से मैं हर चीज़ को अपनी उंगलियों से टटोलता हूँ कि क्या पता किस चीज़ में अल्लाह मेरा हाथ थाम ले, और फिर मैं उन्हें अपने दिल का हर राज सुनाऊंगा कि मुझे घर की कितनी याद आती है, कि मैं अज्जी के पास रहना चाहता हूँ, शहर नहीं गांव के स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। भोले भाले मोहम्मद की बातों ने अली को गूंगा कर दिया, या कहीं उसे अपना दर्द याद आ गया। इधर जब तक हुसैन घर पहुंचा, तेज बारिश होने लगी। उसकी माँ घर छोड़कर जा रही है। उसके सामने हुसैन ने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। वो माँ को रोकने की कोशिश में अपनी बेबसी में रो पड़ा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक अंधे बेटे का बोझ कब तक उठाता फिरूंगा, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकता। मेरे पिता का साया कभी मेरे सर पर नहीं था, और कम उम्र में बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ कि मुझे भी डर लगता है। दुनिया से आंख मिलाने का साहस नहीं है मेरे पास। मैं भी सहारा ढूंढ रहा हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ फिर भी नहीं रुकी। उसका दिल अपने बेटे के डर और पोते के दुख में बट गया है। किसका साथ दे, किससे दगा करे। दादी भीगते हुए अपना झोला उठाई चल पड़ी। थोड़ी देर में हुसैन आ पहुंचा। वो माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, घर चलो माँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कह ही रहा था कि इतने में माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। वो उन्हें उठाकर घर ले आया। पूरी रात दोनों बेटी और उसने मिलकर उनकी देखभाल की। कितने दिन हो गए, दवा खत्म होने को है, पर दादी की तबीयत ठीक नहीं हो रही। एक दिन हुसैन ने कहा, माँ, क्या तुम चाहती हो मैं मोहम्मद को वापस ले आऊं? माँ की आंखों से आंसू बहते रहे, पर वो कुछ ना कह सकी। धीरे धीरे बरसात का मौसम खत्म हो गया। घर के टूटे हिस्सों की लिपाई पुताई शुरू हो गई। इस बीच हुसैन पे शादी का दबाव बढ़ने लगा, और वो ये सोचकर नियम के मुताबिक हक महर के पैसे दे आया ताकि फहनाज जल्दी आ गई तो माँ और बच्चों की देखरेख कर लेगी। उसी रात उसने माँ से शादी का जिक्र कर दिया। माँ ने अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ पुराने गहने उसकी मुट्ठी में भर दिए। इधर देर रात जंगल में कटफोड़े की आवाज़ से मोहम्मद की आंख खुल गई, और यहाँ दादी ने एक खुशनुमा ख्वाब देखा। बादल के धुएं के बीच मोहम्मद उनसे मिलने आया है, और वो आंख भर कर उन्हें देखती रह गई। उनके उस रात की सुबह नहीं हुई। अगले दिन जनाजे पे पूरा गांव शामिल है। यहाँ जिस रिश्ते का भरोसा हुसैन सबसे ज़्यादा कर रहा था, जिसके लिए वो बेटे को छोड़ आया, उसी रिश्ते ने अब शगुन मानकर दम तोड़ दिया। फरनाज ने शगुन लौटा दिए। हुसैन अब बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो अकेले में बहुत रोया। अब माँ का आखिरी फरमान ही मानकर कुछ दिन बाद वो मोहम्मद को लेने पहुंचा। आज भी उसके मन में जो खो गया है उसके लिए पछतावा ज़्यादा है, लेकिन जो उसके पास है उसकी कदर नहीं। मोहम्मद को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस पापा के पीछे पीछे चल दिया। बीच जंगल पहुंचकर वो रास्ता भटक गया। किस तरफ जाए कुछ समझ नहीं आता। तभी दूर से उसे नदी के तेज बहाव की आवाज़ सुनाई दी।
वो उस ओर चलने लगा। बरसात की वजह से नदी में पानी का उफान बहुत ज्यादा है। उस पार जाने के लिए वो जैसे ही लकड़ी के पुल पर चढ़ा, सड़न की वजह से पुल टूट गया और मोहम्मद घोड़ा सहित नदी में गिर गया। हुसैन उसे डूबता देख रहा है। यही तो चाहता था ना वो, कि किसी तरह उसे पीछा छूट जाए। यही तो उसने सोचा था कि ये मरता क्यों नहीं, फिर आज वो सन क्यों रह गया। उसे तो खुश होना चाहिए। एक टीस ने आज हुसैन के दिल को निचोड़ कर रख दिया। वो बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा। पानी के तेज बहाव उसे हर तरफ पटक रहे हैं, मगर उसे सिर्फ उसके मोहम्मद तक पहुंचना है। आज उसे अपने जान की परवाह नहीं। अंत में नदी की लहरों के थपेड़ों ने उसे बेहोशी की हालत में किनारे पर लापटका। जब आंख खुली तो उसे दूर रेत पर मोहम्मद को पाया। वो भागता हुआ उस तक पहुंचा और उसे गोद में उठाए बहुत रोने लगा। ऊपर आसमान में देखते हैं कि प्रवासी पक्षियों का समूह घर लौट आया है और इधर हुसैन भी अपनों के पास घर लौट आया। हुसैन को भी एहसास हो चुका है कि जो अब तक हासिल नहीं है, उसके पीछे जो हमारे पास है उसे नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हें ऊपर वाले ने जिस काम से नवाजा है उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। वही तुम्हारी असली जगह है और आगे सोचने के लिए वो सबसे बड़ा मालिक बैठा है ना। इसी के साथ कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।